गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। पूरी थ्योरी क्लास चलाई जाएगी आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की है हमारी एशिया कला में, एशियन की जो कला है उसमें जापानी कला, एशिया की कला में जापानी कला को लेकर रहेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम जापान की कला और जो संस्कृति है उसके बारे में देखेंगे। तो जो हमारी जापानी कला का जो अध्ययन है वो अक्सर किसमें, 19वीं और 20वीं यानी कि 1800 समथिंग से लेके जो बाकी है इसमें की परिभाषाओं से जटिल रहा। यानी कि क्या हुआ, शताब्दी की शुरुआत में स्थापित परिभाषाओं से जटिल रहा है, यानी कि बहुत ही क्लिष्ट। जब जापान पश्चिमी देशों के लिए खुला समय था, क्या था, पश्चिमी देशों के लिए खुला समय, यानी उनके साथ बहुत ही इनके संबंध थे। लेकिन जब जापान पश्चिमी देशों उस समय जापानी सौंदर्य सिद्धांतों के एक सुविधाजनक सारांश की आवश्यकता महसूस हुई और विद्वानों ने क्या किया, सामग्री के विशाल भंडारण को वर्गीकृत करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, वर्गीकृत, जो सारे थे उनको अलग अलग कालों में राजवंशों के हिसाब से किया गया। अब इसमें क्या थे, ये सिद्धांत आंशिक रूप से समकालीन आकलन और आंशिक रूप से उत्साही सामान्यवादियों के संश्लेषण पे आधारित थे। इसमें क्या है, सिद्धांत जो है वो समकालीन आकलन और सामान्यवादियों के संश्लेषण पे, जो उस समय के पूर्वाग्रह और रुचियों को दर्शाते थे। हालांकि 21वीं सदी के शुरुआत में जापानी कला और संस्कृति की विविधता को अधिक और व्यापक रूप से समझा जाने लगा। कब हुआ, 21वीं शताब्दी की शुरुआत में, जिसमें जटिल और विविध दृश्य अभिव्यक्तियों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये तो परिचय। अब इसकी कुछ विशेषताएं थी, जो जापानी कला है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता क्या हमारी, देखिए, आत्मसात अनुकूलन और प्रतिक्रिया का चक्रीय पैटर्न। यानी इनका क्या है, एक फिक्स पैटर्न में ये घूम रही है। देखिए, जापानी कला में बाहरी शक्तियों, विशेषकर किसका, बौद्ध धर्म के साथ व्यापक अंतरक्रिया या प्रक्रिया की छाप दिखाई। यानी बौद्ध धर्म से इसे बहुत ही ज्यादा प्रभाव हुआ। बौद्ध धर्म 6वीं और 7वीं शताब्दी में कोरिया से जापान पहुंचा। कहां से, कोरिया से, और अस्थायी प्रभाव का माध्यम बन गया। यानी कि इसकी कला पे इसका अस्थायी प्रभाव पड़ा, किसका, बौद्ध धर्म का। चीन के तांग अंतरराष्ट्रीय शैली और गूढ़ बौद्ध धर्म की प्रतिमा विज्ञान का भी गहरा, किसका है, देखिए, तांग राजवंश, आगे हम पढ़ेंगे। तांग अंतरराष्ट्रीय शैली और गूढ़ धर्म, बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म की गूढ़ता की प्रतिमा विज्ञान का गहरा प्रभाव पड़ा। फिर क्या हुआ, अब जापानी संस्कृति के विकास को आत्मसात, क्या हुआ, संस्कृति के विकास को आत्मसात, अनुकूलन और प्रतिक्रिया के चक्रीय पैटर्न के रूप में वर्णित किया गया। प्रक्रियाशील विशेषता उन अवधियों में देखी गई जहां विशिष्ट जापानी और स्वदेशी विशेषताएं फलती फूलती, यानी कि जो जापान की लोक व्यवस्था थी उसमें देखी गई। जैसे कि हियान काल में क्या है, 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच क्या देखा गया, प्रक्रियाशीलता के दौरान। और फिर जब चीन से संपर्क समाप्त हो गया, यानी चीन से संपर्क, और विशिष्ट जापानी चित्रकला और लेखन शैलियां विकसित हुई, यानी जापान की अपनी खुद की चित्रकला और शैलियां हुई। तब दूसरी विशेषता ऐसी क्या रही है, प्राकृतिक दुनिया का गहरा सम्मान। क्या है, प्राकृतिक दुनिया, यानी प्रकृति से लेके। ठीक है, जापानी कला की एक और व्यापक विशेषता क्या रही है, प्राकृतिक दुनिया को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के स्रोत और मानवीय भावनाओं, क्या, देखिए, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के स्रोत और मानवीय भावनाओं के दर्पण के रूप में समझा गया। स्वदेशी शिंटो मान्यताओं, क्या है, शिंटो मान्यताओं ने प्रकृति की अलौकिक गुण को संपन्न माना, जहां आत्माएं निवास करती थी। और यह विश्वास क्या है, प्रणाली ऋतुओं के चक्र, जीवन, फल, मृत्यु, क्षय के चक्र को स्वीकार करती थी। तीसरी क्या विशेषता, दो विशेषताओं को हमने देख लिया। तीसरी हमारी विशेषता है बनावटीपन से बचना, यानी कि उसमें क्या है, अपना बनावटीपन नहीं। प्रकृति के प्रति सजग निकटता ने एक ऐसे सौंदर्य शास्त्र को जन्म दिया जो सामान्यतः बनावटीपन से, यानी प्रकृति से निकटता की वजह से क्या हो, बनावटीपन इसमें नहीं रहा।
कलाकृतियों के निर्माण में सामग्री के प्राकृतिक गुणों को विशेष महत्व दिया जाता था और वास्तुकला भी प्रकृति के अनुरूप प्रतीत होती थी, जिसमें विषमता वाले लेआउट पहाड़ी स्थलाकृतियों का अनुसरण करते थे। इसमें क्या हुआ, जो वास्तुकला और चित्रकला थी वो पूर्ण रूप से प्रकृति को अनुरूपित थी, यानी कि प्रकृति से संबंधित। फिर चौथी विशेषता हमारी क्या है, व्यक्तिगत और सुलभ देवताओं की प्रवृत्ति। जैसे बौद्ध जगत के व्यवस्थित पदानुक्रमित ब्रह्मांड विज्ञान के जापानी रूपांतरण में क्या हुआ, सहज सुलभ देवताओं जैसे जीजो बोसात्सु कन्नन बोसात्सु के उच्च पंथ भक्ति स्तर तक ऊंचा उठाने की प्रवृत्ति हुई। यानी इनके जो लोकल देवता, सुलभ देवता, जो लोकल लोक देवता बोलते हैं, उनसे संबंध रखा। फिर पांचवी विशेषता हमारी क्या रही है, मानवीय प्रयासों की रोजमर्रा की दुनिया का पर ध्यान। यानी रोजमर्रा जो दैनिक दिनचर्या में जो हो रहे हैं उसको देखा इन्होंने। जापानी कलाकार मानवीय प्रयासों की रोजमर्रा दुनिया को ध्यान से देखते थे। अब देखिए इसमें होकुशाई जैसे कलाकारों ने विभिन्न सांसारिक मुद्राओं में मानव आकृति को चित्रित किया। किसने, होकुशाई जी ने। कामुक चीजों को भी आनंदमय और बिना किसी संशोधन के प्रस्तुत किया है। ये किसने किया है, होकुशाई ने। फिर छठवीं है विविधता और विरोधाभास। जापानी दृश्य कला की सीमा व्यापक है और कुछ तत्व विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, फिर भी अभिव्यक्ति के इस विविध शरीर के भीतर कुछ विशिष्ट तत्व बार बार दिखाई देते हैं। कला जो आक्रामक रूप से आत्मसात करने वाली है। एक मॉडल के रूप में क्या हुआ, प्रकृति के लिए गहरा सम्मान। देखिए प्रकृति के लिए घटनाओं का वर्णन, हठ धर्मिता पे आनंद के लिए एक निश्चित वरीयता, प्रतीकात्मकता और अर्थ के महत्वपूर्ण माध्यम के सामग्रियों के प्रति लगाव था। ये किसमें कुल मिला के क्या बन रहा है, प्रकृति के आसपास पूरी की पूरी क्या हुई, कलाकृति घूम रही है, जापान की कला। अब ये तो विशेषता। अब देखिए हम इसको अध्ययन कैसे करेंगे, तो इसको कुल हम 5 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला क्या होगा, प्रारंभिक काल। इसमें 30,000 ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी तक होगा, जो भी कलाएं रही, कौन वंश आए या फिर क्या चीज था। दूसरा शास्त्री काल देखेंगे हम। शास्त्री काल में क्या, 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच। फिर मध्यकालीन काल 12वीं शताब्दी से 16वीं। प्रारंभिक आधुनिक काल होगा 16वीं से 19वीं। और आधुनिक कला को देखेंगे हम, जो आधुनिक काल है 19वीं शताब्दी से अब तक के। तो चलिए हम प्रारंभिक काल के पहलुओं को देखते हैं। देखिए प्रारंभिक काल, देखिए जापान में 6ठी शताब्दी के मध्य बौद्ध धर्म के आगमन को जापानी दृश्य अभिव्यक्ति के इतिहास में एक नाटकीय विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। इससे पहले की घटनाओं का अध्ययन पुरातात्विक अभिलेखों के माध्यम से। देखिए जब बौद्ध धर्म आया 6वीं शताब्दी में, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो स्क्रिप्टेड यानी कि जो भी चीज लिखे हुए उनको, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से इससे पहले का जो है वो क्या है, पुरातात्विक अभिलेखों के माध्यम से इसका हमें वर्णन मिलता है। इसमें पाषाण काल, तो पाषाण काल की कृतियों में जैसे 30,000 से 10,500 ईसा पूर्व के बीच में देखा गया कि लगभग 18,000 वर्ष पहले तक जापानी द्वीप समूह एशियाई भूभाग से जुड़ा हुआ था। ये क्या था, एशियाई जो द्वीप समूह थे। और आरंभिक मानव आबादी शिकार और भोजन की तलाश में, ये हम सभी लोग जानते हैं। फिर लगभग 12,000 से 10,000 के बीच में मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ और संबंधित खाद्य भंडारण की आवश्यकता के कारण, कहां पे, जापान में ये मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए। और खाद्य भंडारण, पहले क्या था, खाद्य भंडारण रखने के लिए। फिर आया जोमोन काल। जोमोन काल ये क्या है, आरंभिक काल में ही हम देख रहे हैं अभी 10,500 ईसा से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। क्या है, 3री शताब्दी यानी कि 300 हम मान सकते हैं, 300 के आसपास। फिर इसका नाम जोमोन का अर्थ क्या होता है, रस्सी के निशान, इसी से किया गया जोमोन, रस्सी। इस काल में क्या है, मिट्टी के बर्तनों पे विशिष्ट सजावटी का वर्णन, यानी रस्सियों के निशान मिले हैं उसमें,
क्या मिले? बर्तनों पे सजावट में रस्सी के निशान। फिर देखिए जोमोन काल को भी अंदर अलग अलग भागों में, जिसमें प्रारंभिक जोमोन ये 10,000 से 500 से 5,000 ईसा पूर्व तक। इसमें देखिए कम तापमान पे पकाए गए मिट्टी के बर्तन जिनमें रेखीय उभार थे और समांतर लकीरें होती थी। फिर गोली के आकार के बर्तन जो खाना पकाने और उबालने के लिए इस्तेमाल किया गया। सजावटी योजनाओं में क्या है, सीपियों और डोरियों को दबाकर बनाए गए चिन्ह शामिल थे। किसको? मिट्टी के बर्तनों पे सीपियों और डोरियों को दबा के क्या गया, उससे डिजाइन बनाए गए। फिर मध्य जोमोन काल में क्या है, समुदायों के स्थिरीकरण और गड्ढे वाले घरों का निर्माण। क्या है? गड्ढे वाले घरों का निर्माण हुआ। बर्तन शंकु के आकार के होते थे, बाद में ये सपाट तल वाले भी हो गए। फिर लाख के बर्तनों का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण क्या है? कटोरे और कंघी भी इसी काल के हैं। क्या है? कटोरे और कंघी। ये क्या है? इंपॉर्टेंट कि कब का है ये? जोमोन, जो मध्य जोमोन काल था। नॉर्मल रखा जाए तो जोमोन काल में, नहीं तो मध्य जोमोन काल। अगर फर्दर उसको डिस्क्राइब क्लासिफाइड करें तो क्या होगा? जो मध्य जोमोन काल में किसमें है? लाख के बर्तन, लाख की बनाए गए हैं। जनसंख्या में नाटकीय वृद्धि यानी बहुत अचानक से वृद्धि हुई। मिट्टी के उपयोग करके भारी सजावट, धार्मिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के लिए मूर्तियों का उपयोग, जिसमें क्या है, अतिरंजित स्तनों और कूल्हे वाली महिला मूर्तियां बहुत बनी। किसमें बनी है? मध्य जोमोन में। देखिए दो चीज, लाख के बर्तन बने और अतिरंजित स्तन और कूल्हे वाली महिला मूर्तियों को, और ये किसका था? मिट्टी के उपयोग से, यानी टेराकोटा की, या सॉरी मिट्टी की। ठीक है, टेराकोटा तो क्या पका हुआ हो गया। अब आ गया उत्तर जोमोन, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। इसमें देखिए ठंडे तापमान के कारण मध्य पर्वतों से पूर्वी तटीय क्षेत्र क्या हुआ? पलायन हुआ जनसंख्या का, और अनुष्ठानों में बढ़ी हुई रुचि, गोलाकार पत्थरों के घेरे इसकी क्या थी? प्रमुख। फिर आया अंतिम जोमोन जो कि लास्ट था, 1000 से 3000 ईसा पूर्व तक। जनसंख्या में कमी हुई और क्षेत्रीय विखंडन, यानी अलग अलग क्षेत्रों में विखंडित हो गए लोग। उत्तर में कठोर संरचना वाली और अनुष्ठानों में रुचि वाली संस्कृतियां, दक्षिण में गतिशीलता और अनौपचारिकता। देखिए जो उत्तरी जापान का जो उत्तर वाला क्षेत्र है उसमें क्या है? कठोर संरचना और अनुष्ठानों वाली जातियां रहीं, और दक्षिण में गतिशीलता और औपचारिकताओं को करने वाली। फिर आया यायोई काल। इसमें देखिए इसमें क्या है, लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 250, ये भी क्या है? 250 ईस्वी तक। यह काल यह काल चीन और कोरिया से आयातित ज्ञान और तकनीकों से अधिक प्रभावित था। यायोई काल में क्या था? चीन और कोरिया की तकनीकियों पे और ज्ञान पे प्रभावित। जैसे गीले चावल की खेती, कांस्य और लोहे के औजार और धातु कर्म की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। कब हुई थी? यायोई काल में। क्या है? गीले चावल की खेती, कांस्य और लोहे के औजार और धातु कर्म की प्रक्रियाएं। अब इसमें देखिए, इसमें मिट्टी के बर्तन, जोमोन बर्तनों से नाटकीय रूप से भिन्न थे ये, और ये चिकने लाल नारंगी रंग के पतले गमले, सममित और कम से कम अलंकृत होते थे, जो क्या है? चीनी बर्तनों की नकल, यानी इसमें देखा ही हमने चीनी और कोरियाई कला से। फिर धातु की वस्तुओं में क्या है? डोकातु नाम से, डोताकू, ये क्या? कांसे की घंटियां होती हैं, ये बजाने वाली घंटी नहीं है, घंटियां होती थी लेकिन बस, ठीक है, डोका डोका डोताकू कहते थे। महत्वपूर्ण कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। ये घंटियां ताबीज के रूप में महत्व रखती थी। देखिए क्या है? ताबीज के रूप में, न कि संगीत वाद्य यंत्र में। ठीक है, बजाने वाली घंटियां नहीं थी, ये ताबीज के रूप में। यानी क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी जापान की ऐसी वो थी जिसमें क्या है? ताबीज को कौन सी या फिर ताबीज के रूप में क्या किया जाता, किस चीज को पहना जाता था? तो हमें उसे क्या होगा आंसर? डोताकू। फिर अगला आया टुमुलस या कोफून काल। ठीक है, टुमुलस या कोफून काल, जो 250 से 710 ईस्वी तक था। देखिए यह काल कक्षी टीला कब्रों, जिसको क्या कहता है? कोफून।
अब कोफून किसे कहा जाता है? तो कक्षी टीला कब्रों को कोफून कहा जाता है। डोकातू किसे कहा जाता है? तो घंटी नुमा ताबीजों को डोकातू। ये कब्रें सामाजिक राजनीतिक विकास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, जो एकीकृत राज्य की ओर बढ़ रहा था। अब देखिए इस काल में क्या है, चीनी लेखन प्रणाली का जापान में आगमन हुआ, जिसका जापानी भाषा और चित्रकला पे प्रभाव पड़ा। फिर कब्रों के सामान आए, जैसे कांस्य के दर्पण, जेड और जैस्पेयर से बने आभूषण, चीनी मिट्टी के बर्तन और लोहे के हथियार भी आए। फिर इसमें आया हनीवा। हनीवा देखिए कब्रों के चारों ओर मिट्टी के बेलनाकार आकार या मानव आकृतियों, पशु और घरों की आकृतियों में रखी जाती थी, संभवतः सुरक्षा या परलोक में सहायता के लिए। ठीक है, क्या है? मानव की आकृतियां हैं, पशु हुए, घर, इन आकृतियों को क्या कहता है? कब्रों के चारों ओर रखा जाता था, जो सुरक्षा या परलोक में उनकी सहायता के लिए। फिर सुवेयर क्या था उस समय? तो उच्च ताप पर पकाए गए धूसर रंग के चीनी मिट्टी के बर्तन, जो कि हाजी वेयर से भिन्न थे और कोरियाई सिरामिक्स तकनीकी से अधिक निकट थे। यानी कोरियाई सिरामिक्स, उन्हें क्या कहता था? सुवेयर। ठीक है, सुवेयर। तो देखा आपने हनीवा क्या है और सुवेयर। फिर आया कोरियाई और चीनी संस्कृतियों के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण प्रायद्वीपीय कारीगरों का आगमन हुआ, जिससे धातुकर्म में उच्च गुणवत्ता आई। फिर आया चोक्कोमोन। चोक्कोमोन क्या होता है? सीधी रेखाओं या चापों के पैटर्न, जैसे सजावटी पैटर्न भी इस काल में पाए गए। फिर हम आ गए, हमने देख लिया आरंभिक काल को। अब हम आ गए किसमें? शास्त्रीय काल में। तो शास्त्रीय काल 6ठी शताब्दी मध्य से 645, यानी कि इसके मध्य से शुरुआत। अब इसमें क्या हुआ? अशोका काल है। क्या है? अशोका काल 645 के आसपास। देखिए जापानी समाज के लिए परिवर्तन का समय था, और इसमें क्या था? बौद्ध धर्म का आधिकारिक परिचय हुआ, और विशेषकर कोरिया के पाएकचे राज्य से। क्या हुआ? कोरिया के पाएकचे राज्य से यहाँ पे आया। और किसके समय में आया था? अशोका काल में आया था बौद्ध धर्म। फिर अब इसमें राजकुमार सोतोकू ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्थापित किया। किस जापानी राजकुमार ने बौद्ध धर्म को राजकीय किया था? तो सोतोकू ने। ठीक है, और कन्फ्यूशियस सिद्धांतों पर आधारित नागरिक संहिताओं का भी प्रवर्तन किया। किस पे? कन्फ्यूशियस सिद्धांतों पे। मूर्ति कला क्या थी इस समय? देखिए कुरात्सुकुरी तोरी जैसे कलाकारों ने उत्तरी वेई चीनी बौद्ध मूर्ति कला शैली पर निर्भरता प्रकट की, और शाका न्योराइन की प्रतिमाएं समरूपता, लिपटे हुए वस्त्र और अत्यधिक शैलीगत रेखीय उपचार और एक विशिष्ट पुरातन मुस्कान से चिन्हित थी। किसकी प्रतिमा थी? शाका न्योराई की पुरातन मुस्कान युक्त चिन्हित। ठीक। चित्रकला में क्या था? तो तामामुशी तीर्थ स्थल पर मिली चित्रकला अशोका काल की एकमात्र ज्ञात चित्रकला है। एक देखिए अशोका काल की एकमात्र ज्ञात चित्रकला कहां से प्राप्त हुई है? तो तामामुशी से, जो क्या है? ब्रह्मांड विज्ञान और जातक कथाओं को दर्शाती है। दूसरा आया उस काल में कौन सा? शास्त्रीय युग में हकुओ काल, जो 645 से 710 तक। देखिए ताइका सुधारों के साथ केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें बौद्ध धर्म के एकीकरण के साधन के रूप में प्रयोग किया गया। किसको? बौद्ध धर्म को प्रयोग किया गया। मूर्तिकला इसमें क्या थी? होर्यू मंदिर। क्या है? होर्यू मंदिर में मूर्तिकला चीनी उत्तरी क्यू राजवंश की शैलियों के प्रभाव को दर्शाती है, जिसमें गोल स्थिर स्तंभ आकृतियां दिखाई देती हैं। क्या है? गोल और स्थिर स्तंभ। फिर मिरोकु बोसात्सु, ये क्या है? मैत्रेय कहते हैं कि मूर्तियां, ये क्या है? इसकी मूर्तियां। बोसात्सु हमने देखा पहले ही, क्या होते हैं? वहां के देवता, वहां के लोक देवता है। तो मिरोकु बोसात्सु यानी उनके देवता की मूर्तियां मासूम और बच्चों जैसी आकृति दर्शाई गई है। उनकी मूर्तियां क्या है? मासूम बच्चों जैसी। चित्रकला में जैसे होरियू मंदिर के स्वर्ण कक्ष में भित्ति चित्र, जो कि तांग शैली के प्रभाव को दर्शाते हैं, और इनमें सुंदर आकृतियों और वायर लाइंस, क्या है? वायर लाइन, जिसे टेशन बो कहा गया है, द्वारा प्रभावित ब्रश लाइनें हैं। ठीक है। नेक्स्ट आया नारा काल, जो 710 से 784 तक।
चीनी संस्कृति और राजनीतिक मॉडलों के अनुकरण करने के लिए जापानी प्रयासों का शिखर था ये। राजधानी क्या थी? नारा, जो कि हेइजो क्यों, हेइजो क्यों नारा को तांग चीन की राजधानी चांगान के अनुरूप बनाई गई। इससे चीन की राजधानी, तांग वंश जो था चीन में, उसमें जो राजधानी चांगान थी उसके ही आधार पे। फिर इसमें सम्राट शोमू थे, ने बौद्ध को मजबूत किया और कोकुम्बुजी, क्या है, कोकुम्बुजी व्यवस्था अपनाई और तोड़ाई मंदिर तथा उसकी केंद्रीय प्रतिमाओं, जिसमें क्या है, विशाल दाईबुस्तु यानी महान बुद्ध, विशु विरुशाना बुद्ध के निर्माण की योजना बनाई, शुरू की। किसका? दाईबुत्सु। दाईबुत्सु क्या है? महान बुद्ध की मूर्ति। मूर्ति कला के इसमें क्या मिले हैं देखिए, शुष्क लाख तकनीकी, जिसे कांसित्सु कहा गया। इसमें खोखले कोर पे लाख और भांग की परतें लगाई जाती थी, ये विकसित हुई। फिर सुकोन गोजिन जैसी मिट्टी की मूर्तियां शक्तिशाली और बलवान दिखाई देती हैं। बाद में इनमें क्या हुआ? लकड़ी और कोरलाख मोकुशियन कांसित्सु, ये क्या है? मूर्ति है। तकनीकी का उपयोग किया जाने लगा, जो लकड़ी के कोर के ऊपर लाख के कपड़े को जोड़ती थी। इसमें देखिए क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे या फिर उसमें तो ज़्यादा वो होगा, बस 2-3 बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि उसमें क्या है। जब आप काल क्रमों के हिसाब से पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। अब उसमें क्या है? चित्रकला। चित्रकला में भी उसमें क्या दिखा? तांग प्रतिमानों का अनुकरण, यानी तांग राजवंश जो चाइना में था उसके, जिसमें किजिटो किचिजोटेन की छवि उच्च तांग शैली में एक सुंदरी को दर्शाता है। तो किचिजोटेन की छवि किसकी है? तो एक महिला सुंदरी की है। और काको गेंजाई इंगा क्यों, देखिए काको गेंजाई इंगा क्यों, इसमें के कारण और प्रभाव का सूत्र है। ये क्या है? एक तकनीकी, जैसे क्षैतिक कथानक स्क्रॉल पेंटिंग, बौद्ध कथाओं को सरल शैली में दर्शाया गया। ठीक, कारण और प्रभाव का सूत्र। सजावटी कला में उस समय क्या था? तो सजावटी कला के रूप में सोसो इन खजाना घर, क्या है? सोसो इन खजाना घर में शाही वस्तुओं का संग्रह है, जो तांग और नारा सजावटी कलाओं का एक विशद तस्वीर प्रदान करता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तांग शंकाई, यानी 3 रंगों वाली, तांग शंकाई का मतलब कहते हैं 3 रंगों वाली शैलियों की नकल और रूपांतर थे। देखिए जो ब्रैकेट में यानी उनके जो अर्थ है ना, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, बाकी उतना हो ना, लेकिन इनको, जैसे तांग शंकाई क्या होता है? तो 3 रंगों वाली बर्तन, तांग शंकाई बर्तन। हियान काल, हियान काल में क्या है? देखिए इसकी राजधानी हियान क्योती यानी क्योटो में स्थानांतरित हुई। चीन के साथ आधिकारिक संपर्क समाप्त होने के बाद स्वदेशी जापानी संस्कृति, यानी उनसे समाप्त करके चीन के साथ स्वदेशी जापानी संस्कृति, जिसे कहती है यामातो ए। यामातो ए क्या है? स्वदेशी जापानी संस्कृति। विशेषकर साहित्य और दृश्य कलाएं, क्या है? विशेषकर साहित्य दृश्य कलाएं स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। तो उनके साहित्य और दृश्य कलाएं क्या है? स्वतंत्र रूप से। फिर आया मिक्यो, यानी गूढ़ बौद्ध धर्म। ये किसमें है? मिक्यो जो है ये यान काल में ही है, यान काल में। ठीक है। 9वीं शताब्दी के आरंभ में क्या है? तेंदाई और शिंगोन संप्रदायों की स्थापना हुई और ध्यान साधना के लिए मंडल, मंडल का मतलब कोंगो काई और ताइजो काई का उपयोग किया गया। ठीक, उपयोग किया जाता था, जो आध्यात्मिक ब्रह्मांड के आरक्षित चित्रण करते थे। अब देखिए फूडो म्योओ क्या है? अकालनाथ जैसे उग्र, म्योओ यानी विद्याराज, उग्र बुद्धि के राजा के रूप में पूजे जाते थे। क्या है? फूडो म्योओ अकालनाथ और विद्याराज यानी उग्र बुद्धि के राजा के रूप में। ठीक, नेक्स्ट इसमें आया आदिमवाद। आदिमवाद में क्या था? 10वीं शताब्दी में लोकप्रियता हासिल की और अमीदवाद है, सॉरी आदिम नहीं, अमीदवाद। अमीदा बुद्ध यानी पश्चिमी स्वर्ग यानी शुद्ध भूमि के अध्यक्ष थे। अमीदा बुद्ध क्या थे? पश्चिमी स्वर्ग के या शुद्ध भूमि के अध्यक्ष, और उनकी करुणा पर जोर दिया गया। ठीक है। फिर राय गोजू, ये क्या है? अमीदा चित्रकला का अवतरण। राय गोजू में अमीदा और उनके सेवकों को
यानी अमीदा क्या थे, बुद्ध की, बुद्ध को, अमीदा और उनके सेवकों के स्वर्ग से उतार कर मरते हुए आस्तिक की आत्मा का अभिवादन करते हुए दर्शाया गया है। ठीक। फिनिक्स हॉल ऑफ ब्योडो मंदिर क्या है, फिनिक्स हॉल ऑफ ब्योडो, तो आदमिस्टिक आस्था के सबसे सुंदर स्मारकों में से एक है, जो जोचो द्वारा निर्मित एक अमीदा की भव्य मूर्ति है। किसके द्वारा, जोचो द्वारा, अमीदा की, अमीदा यानी बुद्ध की। जोचो ने संयुक्त खंड निर्माण तकनीक यानी योसेगी जुकुरी का उपयोग करके, जिसे हल्की और व्यवहारिक मूर्तियां बनती थी। तकनीकों को ये जो है ना, इनको याद रखना है। संयुक्त खंड और निर्माण की तकनीकों को क्या कहा जाता था, योसेगी जुकुरी। और ये क्या थी, ये मूर्तिकला की, मूर्तिकला मूर्तिकला की तकनीकी थी। फिर सुलेख और चित्रकला में देखिए, 9वीं शताब्दी के मध्य चीन के साथ नियमित संचार में विराम के बाद हिरागाना और कटकाना जैसी ध्वन्यात्मक लेखन प्रणालियां विकसित हुई। तो हिरागाना और कटकाना क्या है, जापान की लेखन प्रणालियां हैं। हिरागाना एक आधिकारिक लेखन प्रणाली पद्धति के रूप में मान्यता मिली, और कुकाई एक महत्वपूर्ण सुलेख शैलीकार थे। कौन थे, कुकाई। कुकाई क्या थे, कुकाई एक सुलिपिकार, क्या बोला जाएगा, सुलिपिकार थे, सुलेख लिखते थे। यामातो ए, यामातो ए शैली में चित्रकला विकसित हुई। क्या हुई, यामातो ए शैली थी चित्रकला की, जिसमें जापानी विषयों और तकनीकों का उपयोग किया गया। अब इसमें देखिए, हमाकी, हमाकी क्या होता है, कथानक हस्त स्क्रॉल, यानी कि किसी कथा को स्क्रॉल में जो हस्त चित्रित है उसे क्या, इमाकी, एक विशिष्ट जापानी कला का रूप बना। फिर गेंजी मानोगाटारी इमाकी जैसी कृतियां दरबारी जीवन और भावनाओं की जटिल विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं, जहां कलाकार क्या क्या वास्तुशिल्पी तत्वों और अपारदर्शी रंगों का उपयोग करके भावनाओं को व्यक्त करते थे। ठीक। ये क्या थी, इमानी, यानी कि ये स्क्रॉल थी। गेंजी मोनोगटारी क्या है, एक स्क्रॉल था। फिर शिगिसान एंगी इमानी क्या था, शिगिसान एंगी इमाकी। और चोजू क्या है, चोजू जिनबुत्सु गीगा, यानी खेलते कूदते जानवर और मनुष्यों का स्क्रॉल। चोजू जिनबुत्सु गीगा क्या होता है, खेलते कूदते जानवर और मनुष्यों का स्क्रॉल था। अन्य स्क्रॉल जीवन चित्रण प्रस्तुत थे। इसके साथ साथ सजावटी में क्या है, सजावटी में लाख के बर्तन, शेलाडॉन बर्तन प्रचलन में आए थे। फिर आ गए हम मध्यकाल में। मध्यकाल में तो देखिए, कामाकुरा काल, इसका सबसे पहला काल क्या था, कामाकुरा। योद्धा वर्ग सत्ता में, यानी कि ये क्या थे, लड़ाकू, लड़ाकू जातियां। ठीक है, योद्धा वर्ग सत्ता में आए, और जैन बौद्ध धर्म प्रमुख हो गया। क्या हो गया, जैन बौद्ध धर्म। जैन ने नए सैन्य नेतृत्व को क्योटो दरबार पे हावी तेंदाई नियंत्रित धार्मिक प्रतिष्ठान के लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रदान किया। कहां पे, क्योटो दरबार पर। कामाकुरा में यथार्थवाद देखिए, मूर्ति कला में एक नई साहसी शैली उभरी, जिससे गहन भौतिक उपस्थिति का बोध होता है। इसमें क्या है, देखिए, तोडाई मंदिर के नंदाई मोन पर केई परिवार, यानी कोकेई और उनकेई, किसके, केकेई और उनकेई द्वारा निर्मित विशाल संरक्षक आकृतियां इस शैली की प्रतीक हैं। किसकी, कामाकुरा यथार्थवाद में, जिनकी उभरी हुई आंखें, उभरी हुई नसें और नाटकीय मुद्राएं हैं। चित्रकला में जीजो बोसात्सु, जीजो बोसात्सु यानी देवता हैं जीजो, जैसे सहानुभूत देवताओं के चित्र बनाए गए। नीका बायाकुड़ा जैसे पश्चिमी स्वर्ग की यात्रा करने वाले आस्तिक के सामने आने वाली कठिनाइयों को दर्शाते हैं। रायगोजू चित्रों को काफी लोकप्रियता मिली, और होनोन सोनिन इडेन जैसी क्या है, ये क्या है, कथात्मक स्क्रॉल ने लोकप्रिय करिश्माई भिक्षुओं के जीवन को चित्रित किया। फिर जैन बौद्ध धर्म में कुलपति और गुरु चित्रों, यानी इनके इनके कहा गया, कुलपति काफी महत्वपूर्ण, यानी जो जैन बौद्ध धर्म में कुलपति थे और जैन कौन थे, गुरु थे, और उनके गुरु थे, उनके जो चित्र थे उनको क्या कहा गया, इनके। फिर आया शिंटो का समावेश। देखिए, बौद्ध धर्म में शिंटो को शामिल करने के एक व्यवस्थित प्रयासों को जारी रखा, जिसमें स्थानीय देवताओं को बौद्ध देवताओं के अभिव्यक्ति के रूप में पहचाना गया।
तो शिंटो का समावेश क्या हुआ, जो स्थानीय देवता थे उनको बौद्ध देवता के रूप में माना गया, जैसे होन्चू सुइजाकू प्रणाली। नेक्स्ट आया मुरोमाची काल। क्या है मुरोमाची? 1338 से 1573 तक लंबे समय तक चली नागरिक अशांति और सामाजिक परिवर्तनशीलता का काल था। इसमें क्या है, अशिकागा परिवार ने जैन बौद्ध धर्म और चीनी संस्कृति को बढ़ावा, यानी दोनों को बढ़ावा दिया। किसको? जैन बौद्ध धर्म और चीनी संस्कृति। इसमें क्या देखिए, स्याही मोनोक्रोम चित्रकला। स्याही मोनोक्रोम यानी एक सिंगल स्याही से, इसे क्या कहा गया? सुईबोकू गा। क्या है? सुईबोकू गा या फिर सुमिए, सुमिए। ठीक है, आप लोगों ने टीजीटी या पीजीटी में देखा होगा ये क्वेश्चन। सुमिए क्या है? तो चीनी स्याही से बना चित्र। इसमें क्या देखें, चीनी स्याही मोनोक्रोम परंपरा का समावेश जापानी चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण विकास है, जिसे बौद्ध धर्म का जापानी बौद्ध धर्म के माध्यम से जापान लाया गया था। क्या है? चीनी स्याही से बना, और ये क्या है? एक रंग की स्याही से। मोनोक्रोम है यानी कि एक रंग की स्याही से। जो सेत्सु, शुबुन और सेसु तोत्यो, ये तीन आदमी, ये क्या है? शैली के प्रमुख वंशावली के शीर्ष माने जाते हैं। क्या है? इस शैली के। और शेषु ने मिंग चीन की यात्रा की और अपनी बाद की कृतियों में रंगों में सूक्ष्म उपयोग और जटिल रचना प्रारूप किया। तो देखिए, मोरुमाची काल देख रहे हैं हम, मुरोमाची। तो मुरोमाची काल के किस चित्रकार ने चीन की यात्रा की थी? तो कौन था? शेषु। शेषु ने। फिर इसमें एक आया चाय समारोह। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इसमें घटना है। देखिए, इस अवधि में क्या है विकसित हुआ, ये मोरोमाची काल में, यह धार्मिक संवेदनशीलता को कलात्मक पारखीपन से जोड़ते हुए, ठीक है, इसे विकसित किया गया। अब देखिए, मुराता सुको को पारंपरिक रूप से जापान में चाय समारोह का स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यानी चाय समारोह की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मुराता सुको को, जिन्होंने समारोह के आध्यात्मिक तत्वों पर जोर दिया। चाय समारोह कक्ष का आकार 4.5 तातमी चटाइयों और मानकीकृत किया गया। क्या किया गया? चाय समारोह कक्ष का केस में किया गया 4.5 तातमी चटाइयों की। ठीक। फिर आया मिट्टी के पात्र। तो मिट्टी के पात्र में क्या है? चीनी सेलाडॉन बर्तन और गहरे रंग के टोमुक्कू बर्तन बड़ी मात्रा में आयात किए गए जाते थे, यानी मंगाए जाते। हाँ, आयात यानी मंगाया जाते थे। लाख के बर्तन में थे। इसमें क्या है? नक्काशीदार लाख की तकनीकी का अनुकरण किया गया और नोगोरो मंदिर की कार्यशालाओं से हल्के लाल और काले लाख के बर्तन पसंद किए जाते थे। फिर हम आ गए आधुनिक काल में, जिसमें आधुनिक काल को हमने दो भागों में बांटा, एक प्रारंभिक और एक जो वर्तमान में है। तो प्रारंभिक जो आधुनिक काल है वो कहां तक था? वो 19वीं शताब्दी तक। हाँ, 20वीं तक। अजूची मोमोयामा काल, इसमें क्या है? अजूची मोमोयामा काल 16वीं शताब्दी में हुआ। अब इसमें देखिए, ओडा नोबुनागा और तायो तायोतोमी हिदेशियो तायोतोमी हिदेशियो के तहत एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और भव्य महल बनाए गए, जैसे कि नोबुनागा का अजूची किला। ये क्या है? नोबुनागा और तायोतामी, ये क्या है? जगह है, जगह के नाम है। अजूची किला और हिदेशियो का मोनोमाया महल। ठीक है, हिदेशियो का क्या है? मोनोयामा महल। तो नोबुनागा का क्या है? अजूची किला नोबुनागा में है, नोबुनागा। और मोमोयामा महल कहाँ पे है? हिदेशियो। चित्रकला में कानो स्कूल आया। कानो स्कूल, ठीक, ने दो विशिष्ट शैलियां विकसित की। एक में सुनहरी या चांदी की पृष्ठभूमि पे चटक अपारदर्शी रंगों का प्रयोग। देखिए, दो शैलियां कानो स्कूल में आई। कौन सी? एक में सुनहरी या चांदी की पृष्ठभूमि पे चटक और अपारदर्शी रंगों का प्रयोग, और दूसरी में क्या हुआ? पारंपरिक स्याही मोनोक्रोम विषयों, स्याही मोनोक्रोम यानी सिंगल स्याही से, विषयों से अधिक मुक्त व्याख्या। ठीक है। कानो एई तोको ने इस काल में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। किसने? कानो एई तोको ने। इबेरियन व्यापारी एवं राजनयिकों तथा मशीनरियों की उपस्थिति ने
सांस्कृतिक संचरण और एक मामूली मात्रा प्रदान करने की और पश्चिम विषयों को चित्रित करना विभिन्न जापानी सेटिंग्स में सक्रिय विदेशी चित्र बनने का फैशन बना दिया। ये किससे हुआ? जब ये जो व्यापारिक संबंध और मिशनरी जब आए तब से शुरू हुआ। यानी कि ये किस में हम कर रहे हैं? मोमो यामा काल में। फिर आया रिनपा शैली। रिनपा शैली ये क्या है? मोमो यामा काल में ही है। होन आनी कोएत्सु, क्या है? होन आनु कोएत्सु और तावाराया सोतात्सु ने हियान दरबार के विषयों और अभिव्यक्तियों के तरीकों की पुनः परीक्षा की पेशकश की, जो एदो काल में क्या है? रिनपा शैली के रूप में विकसित हुई। ये कौन है? दो उस समय के वो है कला इतिहासकार, होन आमी कोएत्सु और तावाराया सोतात्सु। इन्होंने क्या किया? जो हियान काल था, प्रारंभ में था, देखना हमने, हियान काल के जो विषय और व्यक्ति थे उनकी पुनः परीक्षा की, जिस और उनके बाद क्या किया? एदो काल में इनको रिनपा शैली क्या विकसित हुई। मिट्टी के पात्रों में चाय समारोह के लिए मिट्टी की मांग बढ़ी। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी। मीनो क्षेत्र में शीनोवेयर का उत्पादन किया गया, जिसमें समृद्ध फेल्डस्पैथिक ग्लेज का उपयोग होता था। किसका प्रयोग किया गया? फेल्डस्पैथिक ग्लेज का प्रयोग किया गया। ठीक। क्योटा क्षेत्र में राकू बर्तन एक विशिष्ट किस्म की थी। राकू बर्तन जो हाथ के आकार और कम आंच पे पका हुआ कटोरा होता था। तो राकू बर्तन क्या होता है? एक कहाँ कटोरा का। ठीक है। तोकुगावा या एदो काल आया। ठीक है, ये 19वीं शताब्दी तक चला, 17वीं शताब्दी से। तोकुगावा यासु के तहत 250 से अधिक वर्षों की राष्ट्रीय एकता की शुरुआत हुई, जिसमें राजधानी क्या थी? एदो। अब उसको क्या है? उसी का नाम टोक्यो है अब। तो टोक्यो का पुराना नाम एदो। फिर इसी जो एदो काल चला, इसी में नव कन्फ्यूशियसवाद आया, ने सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत किया। किसने? नव कन्फ्यूशियस ने, वाद ने, जिसमें योद्धा, किसान, कारीगर और व्यापारी अवरोही क्रम में शहरी संस्कृति और व्यापारी वर्ग समृद्ध हुए, जिससे कला के दर्शकों का दायरा बढ़ गया। फिर आया इसमें उकिये ए। नव कन्फ्यूजन देखा। ओकियो का मतलब तैरती दुनिया के चित्र। उकियो ए भी पूछा था। उकियो कहाँ से संबंधित है? जापान कला से। यह काल सबसे महत्वपूर्ण कला शैलियों में से एक थी। यह देखिए आम लोगों से उल्लासमय क्षणभंगुर सुखों को दर्शाती थी। अब उकियो ये में क्या क्या होता है देखिए। हिशिकावा मोरोनोबु को आमतौर पर उकियो ए का पहला उस्ताद, तो उकियो ए के पहला उस्ताद कौन है? मोरोनोबु हिशिकावा मोरोनोबु। अब इसमें क्या हुआ देखिए, लकड़ी के ब्लॉक प्रिंट शहरी रोजमर्रा की दुनिया और उसके बाजार में नई रुचि के कारण तेजी से विकसित हुए। यानी उकियो में क्या हुआ? लकड़ी के ब्लॉक प्रिंट, और सुजुकी होरुनोबु ने पूर्ण रंगीन यानी बहुरंगी प्रिंट, जिसे क्या है निशिकी एक पेश किया। किसने किया था? हारुनोबु ने। मोरुनोबु उकियो कला का पहला उस्ताद, हारुनोबु ने रंग यानी बहुरंगिया प्रिंट, जिसे कि निशिकी कहा जाता था, उसे पेश किया। इनके अलावा कत्सुकाउ शुंगो, तोरी कियोनागा, कीतागावा, उतामारो, कात्सुके होकुशाई और एंडो हिरोशिगे इसी शैली के प्रमुख कलाकार हैं। देखिए होकुशाई और हिरोशिगे दोनों का था, ये किससे है? उकियो एक कलाकार थे, जिन्होंने क्या है अभिनेता, सुंदरी, भूदृश्य, पशु, फूल, देखिए पक्षी, फूल विषयों को चित्रित किया। फिर आया रिनपा शैली जिसे ओगाटा कोरिन कहा जाता था। ओगाटा कोरिन इस शैली का प्रमुख प्रस्तावक थे, यानी उस्ताद, जिनकी पेंटिंग सपाट डिजाइन की गुणवत्ता और अमूर्त रंग पैटर्न की तीव्रता के लिए उल्लेखनीय, यानी अमूर्तवादी कलाकार थे ये। बुजिनगा साहित्यिक चित्रकला जिसे कहा जाता है, क्या कहता है? बुजिनगा। यह चीनी विद्वान सज्जन चित्रकला से विकसित हुई, जिसे ईके ताइगा या फिर योसा बुसान जैसे कलाकारों ने इनका अभ्यास किया। कौन कौन कलाकार थे साहित्यिक चित्रकला के? जो बुजिनगा के, ईके ताइगा और योसा बुसोन।
फिर मिट्टी के पात्र जिसमें अरीता क्षेत्र में शकेदा काकीमोन ने नए क्रीमी सफेद सतहों पर रंगों और डिजाइन पैटर्न का विस्तार में अग्रणी थे। क्योटो में, ठीक है, क्योटो में क्या हुआ, नोनुमुरा निन्सोई और ओगाटा केंजन ने चमकीले रंगों और चित्रकारी डिजाइनों का उपयोग करके उच्च ताप पर पकाए और चिकनी सतह वाले बर्तन को बनाए। लाख के बर्तन आए। मुरोमाची काल का एक शांत शैलियों से हटकर उल्लेखनीय रूप से आकर्षक और जटिल वस्तुओं में रुचि विकसित हुई, जैसे इनरो। इनरो क्या है, यह एक छोटा बहुस्तरीय डिब्बा होता है। इनरो छोटा और बहुस्तरीय डिब्बा। फिर आया काबुकी। काबुकी क्या है, तो पारंपरिक जापानी लोकप्रिय नाट्य जिसमें गायन और नृत्य प्रदर्शन अत्यंत शैलीगत ढंग से किया जाता है। ओकुनी ने 17वीं शताब्दी के आरंभ में इसकी शुरुआत की। किसने शुरुआत की थी? ओकुनी ने। यह आम लोगों के लिए बनाया गया था और ऐतिहासिक नाटकों जिसमें जिदाई मोनो और घरेलू नाटकों सेवा मोनो को दर्शाता है। ठीक, अब आ गया हमारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल क्या है? 19वीं शताब्दी से वर्तमान तक। इसमें मीजी पुनरुद्धार आया और पश्चिमीकरण। क्या है? मीजी पुनरुद्धार और पश्चिमीकरण, यानी वेस्टर्न को लिया गया। तो जापान ने पश्चिमी औद्योगिक मानकों प्राप्त करने के लिए पश्चिमी संस्कृति को आत्मसात करने की सुनियोजित प्रयास किया। अब इसमें है अर्नेस्ट फेनोलोसा और ओकाकुरा काकुजो ने जापानियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए रचनात्मक रूप से अनुकूलन करने के लिए प्रभावित किया। ये कौन थे? दोनों वहां के दार्शनिक और चित्र कलाकार, मतलब कला इतिहासकार कह सकते हैं हम। फिर पश्चिमी शैली चित्रकला इसमें आई। इसमें ताकाहाशी युइची जैसे कलाकारों ने, कौन है? ताकाहाशी युइची, तैल चित्रकला में कलात्मक रुचि दिखाई और असाई चू तथा कुरोदा सेकी जैसे कलाकार प्रभाववाद से प्रभावित थे। तो कौन कौन से कलाकार प्रभाववाद से कला होंगे? तो असाई चू और कुरोदा सेकी। ठीक है। फिर जापानी शैली चित्र निहोंगा, यह पारंपरिक क्या है? जापानी रंगों का उपयोग करके लेकिन विस्तृत विषयगत प्रदर्शनों के साथ एक आंदोलन उभरा जिसमें कानो होगाई और हाशिमोतो गाहो इस आंदोलन के शुरुआती सदस्य थे। इन्होंने क्या किया? पश्चिमी तकनीकों को पारंपरिक जापानी कला में अनुकूलित किया, जैसे कि वास्प पद्धति। वास्प पद्धति का क्या रहा है? वास्प पद्धति यानी कि जापान से लेके और अपने दोनों को मिला के बनाई गई थी। ठीक है, वैसे ही पश्चिमी को करके इन्होंने किया था। ताइसो काल आया। ताइसो काल में सांस्कृतिक, रचनात्मक और एक रोमांटिक उल्लासपूर्ण काल था, जैसे किशिदा रयुसेई जैसे कलाकारों ने सहानुभूति यूरोपीय मनोदशाओं को जापानी शैली में आत्मसात किया, जो प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद से प्रभावित। तो किशिदा किससे थे? प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद से प्रभावित। शोवा काल आया और हेसाई काल, दोनों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतर सांस्कृतिक प्रयोग और एक अंतर्राष्ट्रीय शैली का विकास हुआ। निहोंगा का विकास जारी रहा। क्या है? निहोंगा का विकास, जिसमें अमूर्तता और आधुनिक शहरी व औद्योगिक दृश्यों को पारंपरिक विषयों में जोड़ा गया। लकड़ी ब्लॉक प्रिंट शिनहांग, जिसे नया प्रिंट कहा गया, शिनहांग आंदोलन ने क्लासिकल उकियो प्रिंटों को, क्या है? उकियो प्रिंट था, प्रिंटों को समकालीन और अत्यधिक रोमांटिक शैली में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, जिसमें परिदृश्य और महिलाएं प्रमुख विषय थे। परिदृश्य और महिलाएं। सोसांकु हांका, ये क्या है? रचनात्मक मुद्रण है। यह यूरोपीय आधारित आंदोलन था जहां कलाकार स्वयं उत्पादन के सभी पहलुओं को करता था। ठीक। फिर मूर्तिकला के बारे में कुछ। तो मूर्तिकला में अमूर्त रूपों और विविध सामग्रियों के साथ प्रयोग प्रमुख हो गए। इसमें मूर्तिकला में और मिट्टी के पात्रों में यानागी सोएत्सु के गुमनामी कार्यक्षमता और सादगी का समर्थन किया
तथा मुरोमाची और मोमोयामा काल के चाय के बर्तनों की याद दिलाते थे। कब? प्रारंभिक काल में। तो ठीक है। अब इसके कुछ विशिष्ट वो है जिनको कई बार पूछा जाता है कि कुछ क्या क्या चीजें, जैसे उकियो ए क्या कहते हैं। तो उकियो ए क्या है? तैरती दुनिया के चित्र कहा गया है इसे। जैसे तोकुगावा काल की महत्वपूर्ण कला है, कामाकुरा काल के यथार्थवादी कला और स्क्रॉल तथा मोमोयामा तथा ताकुगावा काल की प्रारंभिक परिपक्व और सजावटी शैलियों का मिश्रण है। यह शहरी मनोरंजन और उसके क्षेत्रों को पहलुओं को दर्शाता है। सुई बोकुगा क्या है? स्याही चित्रण है। ये क्या है? मोनोक्रोम स्याही चित्रकला 14वीं शताब्दी के मध्य में जैन बुद्ध भिक्षुओं द्वारा चीन से लाई गई और यह मुरोमाची काल में अपने चरम पे पहुंची। मांगा क्या होता है? तो मांगा उसमें क्या है? कॉमिक्स है। जापानी कॉमिक्स और ग्राफिक्स उपन्यास जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में उभरे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक रूप में विकसित हुए। ठीक। तोजुका ओसामू ने आधुनिक मंगा की नई परंपराओं जैसे बड़ी आंखें, ये कौन चित्रकार है, को विकसित किया। इसमें विविध वैसे वस्तुएं होती हैं जिसे लक्षित दर्शकों जैसे सोनेन, शोजो, सिनेन, जोसेई, कोदोमोमुके के आधार पर विभाजित किया जाता है। एनीमे फिर आया। एनीमे क्या होते हैं? एनीमे जापान एनिमेशन को, जापानी फिल्मों में एनिमेशन एक लोकप्रिय शैली है जिसकी शुरुआत 1956 में हुई। तोजुका ओसामू क्या है? तोजुका ओसामू यहाँ पे भी थे, ने सौंदर्य शास्त्र में योगदान दिया और मियाजाकी हयाओ ने कलाकारों की कृतियों में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल की। जापानी सुलेख के बारे में, लेखन की उत्कृष्ट कला जिसमें चीनी वर्णों, जिसमें कांजी और स्वदेशी लिपियों जैसे हिरागाना, कटकाना का उपयोग किया जाता है। अब हिरागाना को क्या है? महिलाओं के हाथ, जो ओन्नादे कहा जाता है। यह एक काव्य लेखन में सुंदर रूप से प्रयोग की जाती है। ठीक। इकेबाना तो बहुत आता है हमारे इंडियन आर्ट में। इस चीज को मतलब टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में क्या है? पुष्प सज्जा से संबंधित है। फूलों की व्यवस्थित एवं शास्त्रीय कला जो 6ठी शताब्दी चीन में बौद्ध मिशनरी द्वारा शुरू की गई। कब? 6ठी शताब्दी में। इसकी विभिन्न शैलियां हैं जैसे इके नोबो, ओहारा या सोगेत्सु। काबुकी हमने देखा, ये क्या है? जापानी लोकप्रिय नाटक है जिसमें गायन और नृत्य दोनों होता है। ओकुनी ने इसे आरंभ किया और इसकी शुरुआत की और इसे पूरी तरह से पुरुष मनोरंजन का रूप है जिसमें ऐतिहासिक नाटक और घरेलू नाटक शामिल होते हैं। तो ये थी हमारी जापानी कला। तो आज हमने जापानी कला के बारे में पूरा उनके परिदृश्य, पूरे इतिहास देखिए। इसमें क्या है? बहुत शॉर्ट में किया गया है, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं, लेकिन हमारा जो एलटी ग्रेड या फिर जो पीजीटी हो गया, पीजीटी की परीक्षाएं हो गई, एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड हो गया, या फिर लेक्चरर के हो गए जैसे आरपीएससी लेक्चरर का, इन सब में इनसे काम इतने जितना ये बताया गया उससे ज़्यादा नहीं आएगा, इतने से काम हमारा चल जाएगा। ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा डीप या फिर उस चीज़ को नहीं, जितने से हमारा काम चल जाए बस उतना देखना है। हमें क्या करना है? सिलेक्शन लेना है, स्कोर करना है हमें। इसके बाद हम फिर आराम से खूब बढ़िया से उसके पूरे साहित्य इतिहास को पढ़ते रहेंगे। ठीक। तो अभी हमारा क्या टारगेट है? सिलेक्शन लेना। तो ये था हमारा जापानी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जब इसका आएगा तो इनसे जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे संबंधित है उसको लेके आऊंगा। ठीक है। करीब करीब 60 से 75 के बीच क्वेश्चन रहेंगे जो कि एक क्लास में होंगे। उन क्वेश्चंस को लेके आऊंगा और उन क्वेश्चन के हिसाब से फिर यानी कि हमारी एक ही पूरी जापानी कला खत्म। इसके बाद फिर हम चीनी कला को पढ़ेंगे। हमने क्योंकि इसलिए शुरू किया क्योंकि ये अभी तक जापानी और चीनी कला को कहीं भी आप देखेंगे नहीं मिलेगा। इनके बहुत कम वीडियो हैं जो कि आप इतने डिटेल में पाएंगे, यहीं पे पाएंगे। ठीक है। और आपके पूरे संपूर्ण जो एलटी ग्रेड है और आरपीएससी और एलटी ग्रेड की पूरी जो तैयारी है वो आपको फ्री में ये हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। ठीक है। तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे क्या होगा, जो भी क्लास के नोट्स हैं या फिर जो क्विज प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, कुछ रोज एक मेरी शाम को वीडियो भी आती है जो ऑन लाइव होती है जिसमें हम यूपी अभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं।
तो उसके हिसाब से रहता है वो पूरा का पूरा। तो आप उसके भी PDF नोट्स या फिर जो भी चीज़ है आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। उनके प्रैक्टिस सेट भी होते हैं हर संडे को, आप उसे वहाँ से भी प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं, अपनी तैयारी को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसे पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी इससे इससे अपना लाभ उठा सकें। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों को।